मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फ्रांसीसियो के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस क्या, 15 अगस्त को हम लोग ने एक वीडियो डाला है। वो वीडियो किस लिए था, जो अभी आप लोगों को पता होगा कि बिहार सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की वैकेंसी आई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है, उससे रिलेटेड हमने वीडियो डाला है। उस वीडियो में क्या कि हम लोग के जो एक भैया हैं जो अभी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हैं बिहार पुलिस में, उनके द्वारा बताया गया है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़े हम लोग और कैसे पढ़ाई करें कि इस एग्जाम को क्रैक कर सके। और अच्छी तरह वीडियो बना हुआ है, आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छा से मोटिवेशन मिलेगा। तो और जो बुक वो पढ़ने के लिए बताया है, हम लोग भी उस बुक को पढ़ाएंगे और उसी बुक में मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फ्रांसीसियो के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रांसीसी के बारे में आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फ्रांसीसी के बारे में जानना क्या है, तो जानने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में फ्रांसीसियो से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आती है। यूरोपियों के आगमन में जो इंपॉर्टेंट वो थे पुर्तगाली, अंग्रेज, वो सब थे इंपॉर्टेंट। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। बट कुछ कर्नाटक युद्ध में कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें फैक्ट्स हैं जो बिना मतलब का, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, बहुत ही लूज टॉपिक है वो, उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो उसको मैंने स्किप करने की कोशिश किया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो याद करने में मुश्किल होती है और याद करना उसको जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो पॉइंट को मैंने उठाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और बीच बीच में मैं जो पॉइंट्स है जो रिलेट करके आपको याद करने में आसानी होगी, वो पॉइंट को मैं ऐड करूंगा। तो इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और फ्रांसीसियो के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि फ्रांसीसियो में कौन से व्यक्ति थे जिनके कारण फ्रांसीसी भारत में आए। तो फ्रांसीसियो में एक व्यक्ति थे जिनका, वहां के सात व्यक्ति नहीं, राजकुमार कर सकते हैं, शासक कर सकते हैं, राजकुमार नहीं शासक थे। उनका नाम था लुई 14वां, लुई 14। अब नाम से तो पता चल रहा है दोस्तों कि लुई 14वां है, तो लुई 13वां, 12वां, 11वां वो सब भी होंगे। तो फ्रांस में क्या था, लुई बहुत सारे आए, ठीक, बट लुई जो 14वां थे उनके समय फ्रांस का उदय हुआ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उत्थान हुआ, पुनर्जागरण आया, फ्रांस जो है प्रगति की ओर बढ़ने लगा, बहुत सारे वहां पे बदलाव आने लगे। तो ये लुई 14वां थे। उन्हीं के काल में क्या हुआ था, उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये तो हम लोग का फ्रांस का उदय हो ही रहा है, अब क्या करना है। उनके माइंड में क्या चल रहा था कि जैसे कि अंग्रेज, डच और ये पुर्तगाली, ये सब जो आके भारत में व्यापार किए, यहाँ से इतना मुनाफा कमा रहे हैं, इतना सिर्फ व्यापार के दम पे वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया था। ये सब बातें सुन के फ्रांसीसियो के मन में भी लालसा जागी कि हम भी पूर्वी एशियाई देशों में जाएंगे, व्यापार करेंगे और अपने देश को और अमीर और मजबूत बनाएंगे। तो उसी के तहत कोलबर्ट ने क्या किया, सबसे पहले एक अफ्रीका का एक साइड में एक द्वीप पड़ता है, आपने मैप देखा होगा तो आप जानते होंगे, जैसे अगर ये अफ्रीका है तो यहां पे एक पड़ता है मेडागास्कर। सबसे पहले मेडागास्कर गए कौन, कोलबर्ट के नेतृत्व में सबसे पहले मेडागास्कर गया और मेडागास्कर पे युद्ध हुआ। युद्ध में क्या नतीजा हुआ, युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। अब फ्रांसीसी तो हार गए, अब क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि हम लोग एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दूसरे एग्जाम में नहीं बैठते तो है। इसी तरह ये भी थे, इन्होंने क्या किया, उस एग्जाम में, मतलब एग्जाम नहीं में दोस्त, वो उस युद्ध में वे लोग हार गए। युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ, अब कुछ साल बाद 1614 में मेडागास्कर के लिए निकले थे, युद्ध हुआ वहां पे। 1667 में फ्रांसिस कैरो नाम के एक व्यक्ति थे, फ्रांसीसी थे। फ्रांसिस कैरो ने क्या किया, भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा करने के बाद वो भारत पहुंचे 67 में। अब भारत पहुंचे, एक साल उन्हें देखने में लगा कि यार कहाँ पे फैक्ट्री खोलने की स्थिति है, कहाँ पे मुझे फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिलेगी, इस सब से उन्होंने देखा। एक कहानी की तरह आप समझ सकते हैं। देखने के बाद क्या हुआ, एक साल बाद जस्ट 67 में पहुंचे और 68 में उन्होंने क्या किया, सूरत में भी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब सूरत ही क्यों दोस्तों, अब देख रहे हैं सारे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब आ रहे हैं, सब सबसे पहले सूरत में ही चले जा रहे हैं। सूरत में क्यों जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सूरत आप देखेंगे उसकी स्थिति सूरत को, तो सूरत ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र में सूरत पड़ता है, एक बंदरगाह, इंपॉर्टेंट बंदरगाह क्योंकि प्रसिद्ध है और वहां पे अधिक सुविधाएं उनकी मिलती है व्यापार करने के लिए अधिक सुविधाएं जहां पे मिलेगी वहीं पे ज्यादा फैक्ट्री खोलने की सब सोचेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 68 में सूरत और 69 में
जस्ट एक साल बाद 68 और 69 याद करने में आसान होगा। 67 में आए, 68 में सूरत, 69 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोल ली इन्होंने, ये भी बंद रहा। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री जो खोली थी, एक यहाँ गोलकुंडा के शासक थे, उनसे आज्ञा लेके खोली थी। उन्होंने कहा कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, आप भी खोलिए फैक्ट्री। अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एक तरह से कह सकते हैं दुष्ट व्यक्ति। दोस्तों दुष्ट व्यक्ति कैसे, अब फ्रांसीसियो में एक ऑफिसर कर सकते हैं, ऑफिसर था, उनका नाम था डी लाहे। डी लाहे, एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग दोस्तों। डी लाहे अलग अलग नहीं है, एक साथ है। डी लाहे। अब डी लाहे ने क्या किया, डी लाहे ने एक दुस्साहस कर दिया दोस्तों। दुस्साहस क्या कर दिया, दुस्साहस ये किया कि उन्होंने क्या किया, सैन थोमा जो मसूलीपट्टनम या मद्रास के क्षेत्र में ही पड़ता था, गोलकुंडा के शासक थे जिन्होंने उनकी आज्ञा दी थी, उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता था सैन थोमा, उस पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। अब दोस्त क्या हो गया, अब जो आपको फैक्ट्री खोलने की जगह दी है उसी पे आप अगर आक्रमण करेंगे, उसी का राज छीन लेंगे उनसे, तो उनको तो दुख लगेगा और वो पलटवार तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या हुआ, और ये सब जो खेल हो रहा था, ये आक्रमण कर रहे थे डी लाहे, ये सब देख रहे थे कौन, डच भी देख रहे थे। वो भी समझ रहे थे कि यार ये तो लास्ट में आया और सबसे पहले आक्रमण करना भी स्टार्ट कर दिया। चलो आक्रमण कब किया था ये भी याद रखिएगा। आक्रमण किया था इन्होंने 1672 में, 1672 में इन्होंने आक्रमण किया था। डी लाहे ने आक्रमण कर दिया। अब ये देखे कि आक्रमण हो गया, डचों ने भी क्या क्या सपोर्ट कर दिया, किसका, गोलकुंडा के शासक का, कि आपका क्षेत्र था उस पर बाहर से कोई आया आक्रमण कर दिया, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इनकी मंशा तो कुछ और थी कि फ्रांसीसियों की जो सत्ता बढ़ रही है उसको सीमित करना। तो इन्होंने क्या किया, साथ मिलकर बोला कि अरे यार तुम तो आ गए, आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। तो इन्होंने भी साथ मिलकर उस पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। डी लाहे नाम याद रखिएगा, डी लाहे को हरा दिया। अब क्या हुआ, यहां से तो हार गए ये लोग, यहां से अब क्या हुआ, इन लोगों का व्यापार करना मुश्किल होने लगा, क्योंकि आपने तो राजा के साथ युद्ध कर लिया, अब संबंध अच्छे नहीं है तो व्यापार करना मुश्किल हो गया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने एक नाम आप बहुत सुनते होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन थे अध्यक्ष, फ्रैंको मार्टिन थे इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष थे। अब इनके अध्यक्षता में क्या हुआ, ये गए एक बोर्ड ऑफ मेंबर बना, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, ये गए वेलिकोंडा के एक सूबेदार थे शेर खां लोदी। वेलिकोंडा के सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खां लोदी। शेर खां लोदी के पास गए और उनसे कहा कि देखिए ऐसा चीज है कि वहां पे थोड़ा सा आक्रमण हो गया था, संबंध बिगड़ गया है, व्यापार करने में मुश्किल हो रही है, मुझ पर कृपा करे और मुझे कुछ गांव दे दे जिसपे मैं व्यापार कर सकूं। तो शेर खां लोदी ने कहा चलो ठीक है, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं, गांव कुछ दे देते हैं तुमको। तो उन्होंने कुछ गांव दिया और उन्हीं गांवों को जोड़कर फ्रांसीसियों ने क्या किया, यहाँ पे पौंडीचेरी की स्थापना की। ये देखिए गांव प्राप्त कर पौंडीचेरी की स्थापना की, किसने, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों में किसने, फ्रैंको मार्टिन ने। तो क्वेश्चन इससे आ जाएगा कि पौंडीचेरी की स्थापना किसने की, तो फ्रैंको मार्टिन ने स्थापना की थी पौंडीचेरी की। अब क्या हुआ, पौंडीचेरी तो इनको प्राप्त हो गया। अब पौंडीचेरी जब प्राप्त हुआ तो ये कुछ साल तक ये पौंडीचेरी में व्यापार करना स्टार्ट किए और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति हो गई थी पौंडीचेरी की कि पौंडीचेरी में लगभग 40,000, क्या कह सकते हैं दोस्तों, 40,000 आबादी हो गई थी। आबादी कहने का सेंस क्या है कि वहां पे लोग अधिक बच रहे थे, वहां व्यापार अच्छा हो रहा था, वहां का मार्केट अच्छा हो गया था। जबकि उस समय का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था बंगाल में मात्र 20,000 आबादी थी और पौंडीचेरी में 40,000 आबादी हो गई थी। सोच सकते हैं कि फ्रैंको मार्टिन ने किस तरह से वहां शासन चलाया होगा, किस तरह से अधिकार किया होगा और किस तरह से वहां व्यापार कर रहे होंगे कि वहां की आबादी बढ़ रही थी, वहां के लोग खुश थे। तो उस समय क्या था कि पौंडीचेरी इतना विकसित हो गया था, इतना अच्छा हो गया था पौंडीचेरी। अब क्या हुआ, अब इस समय तो विकसित हो गया। अब 72 में और 73 में आपको पता है कि 73 में क्या किया था, गोलकुंडा के शासक ने और डच ने मिलकर किस पे, फ्रांसीसियों पे आक्रमण कर दिया था, क्योंकि सैंथोम पे आक्रमण किया था फ्रांसीसियों ने। अब क्या हुआ, उसके जस्ट 20 साल बाद क्या हुआ, 1793, यहां लिखा हुआ नहीं दोस्तों, 1793 में क्या हुआ, अब यहां पे ये इनका अधिकार हो गया। ये सब होने के बाद यहां पे 1693 में क्या किया इन्होंने कि
इन्होंने फिर डचों ने फिर क्या किया, पौंडीचेरी पे आक्रमण कर दिया। क्यों? अब यहाँ पे इतना विकसित हो गया था, इसको रिलेट क्या किया, डचों ने फिर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद इनसे पौंडीचेरी छीन ली। अब पौंडीचेरी छीन ली तो भैया अब ये तो टेंशन में आ गए। अब डी लाहे की गलती के कारण ये क्या, वो जो डच थे इसमें शामिल हो गए। इन्होंने क्या किया, आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, 1697 में 1693 में सॉरी 17 लिख दिया मैंने, 1693 में आक्रमण किया था। उसके बाद क्या किया, 1697 में रिजविक की संधि होती है। 1697 में रिजविक की संधि होती है और इस संधि में क्या होता है कि बोला जाता है कि जो फ्रांसीसियों का जो आपने पौंडीचेरी छीना है इन्हें वापस कर दिया जाए। तो यह था यहां तक का स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ क्षेत्र थे जिसपे भारतीय राजस्व मतलब की जो फ्रांसिस थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, तो मॉरिशस, माहे, कालीकट। मॉरिशस तो आपको पता होगा दोस्तों इंडिया है, इंडिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे पड़ता है मॉरिशस, थोड़ा सा पश्चिम की ओर नीचे में पड़ता है मॉरिशस। ये 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे और कालीकट 1739। तो ये रहा अभी तक का स्टोरी फ्रांसीसियों का। अब क्या हुआ, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि इनका युद्ध ना हुआ हो, अंग्रेज थे, डच थे, इतने सारे कंपनी पहले से आए हुए थे, तो कुछ तो होंगे जो इनका युद्ध हुआ हो। तो इसी में युद्ध हुआ था। अभी ये तो इतना उत्थान का इनका स्टोरी था। अब पतन का स्टोरी कि कैसे कैसे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ा। पतन के स्टोरी में हम लोग को 3 युद्ध पढ़ना है, कर्नाटक के 3 युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध, कर्नाटक के तृतीय युद्ध। 3 युद्ध है कर्नाटक के तृतीय युद्ध। अब हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, अब देखिए एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, स्टोरी उतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें इतना डीप नहीं आता है। क्वेश्चन सिंपल आता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ। अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के लिए, तब आप बुक से डिटेल पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट यहाँ मैं स्टोरी एक तरह से बना के बता दूंगा आपको कि आपको समझ में आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आप आराम से सॉल्व कर सके। तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध को देखते हैं कब से कब हुआ। तो ऐसे पहले याद कर लेते हैं हम लोग। 3 युद्ध हुए कर्नाटक के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। नाम किया जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब कब कब हुआ, 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। अब देखिए यहां से याद करने का कब हम लोग का तरीका या कैसे है कि सबसे पहले याद कर लेंगे। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 में हुआ था। सिर्फ एक याद कर लीजिए, 46 से 48 में हुआ था। पहला कब हुआ था कर्नाटक युद्ध, 46 से 48 हुआ था। अब इसी से आगे रिलेट कर सकते हैं, 46 से 48 पहला, दूसरा कब होगा 49 से 54, 48 के बाद 49, तो 49 से 54 दूसरा, और एक 55 छोड़ देना हम लोग को बीच में। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध होगा उसमें 55 को छोड़ देना है, और 56 से 63 तीसरा। याद हो गया दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि आप याद एक रिवीजन के तौर पर सुन लीजिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध याद कर लिया हम लोग। 3 युद्ध हुए। पहला कब हुआ 46 से 48, 48 के बाद ये खत्म हो गया 46 से 48, फिर उसके बाद 48 के बाद क्या 49 में आएंगे, तो 49 से स्टार्ट करेंगे, 49 से 54, 54 के बाद 55 छोड़ देंगे हम लोग, 55 के छोड़ देंगे, 56 के बाद 56 से 63। ये हो गया 3 युद्ध। आप एक दो बार देखिएगा अपने मन से, वीडियो पॉज करके आप याद करिएगा, माइंड में खुद से बोलने की कोशिश कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके कारण याद कर लेते हैं हम लोग कि किस किस कारण से हुआ। क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था। तो कारण क्या था, तो पहला का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं कि क्या हुआ था। ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश था, वहां के जो शासक थे उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो एज उनका हो जाता है, मृत्यु नहीं कर सकते, एज उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सोचते हैं कि शासक बनाए अपनी बेटी, उनके बेटे नहीं होते हैं, बेटी होती है, सोचते हैं उसी को शासक बनाए। तो उसी के लिए क्या करते हैं, एक संशोधन कर सकते हैं या लॉ लाते हैं कि उससे मेरी बेटी को सत्ता स्थापित हो जाए उसकी। पहले वो महिला को सत्ता नहीं मिलती थी, बट उससे उस संविधान संशोधन से उससे महिला को सत्ता मिलने लगी थी। तो वो एक संविधान वहां के लाते हैं। उसी में क्या होता है, वहां के जिनके पड़ोसी देश होते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब भी सोचते हैं क्या कि अगर यहाँ पे शासक महिला है, मतलब वो लोग सोचते थे कमजोर शासक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि महिला शासक है, यहाँ पे महिला शासक को क्यों लाया जाए, यहाँ पे हम अपना सैनिक से आक्रमण करें और इस क्षेत्र को जीत ले।
तो उसी का ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार मतलब अधिकार करने का युद्ध हुआ। सारे यूरोपीय कंपनियों मतलब यूरोपियों के बीच में, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली ये सब यूरोप के थे, तो उनके बीच में युद्ध हुआ और उसका प्रभाव पड़ा भारत पे। भारत में भी सारे लोग व्यापार कर रहे थे, उसका प्रभाव पड़ा भारत पे। जैसे कि पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों के बीच में हुआ था। अब ये युद्ध तो हो गया, बट इसके पीछे कारण क्या था, क्या उद्देश्य था, किस तरह से युद्ध हुआ, युद्ध होना था या नहीं होना था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें क्या था, स्टोरी एक टाइप का आप समझ लीजिए कि स्टोरी में क्या था, जो ये ऑस्ट्रिया का युद्ध यूरोप में जो हो रहा था, उस यूरोप में जो हो रहा था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था। अब भारत में भी इसका युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है, तो डुप्ले उस समय यहाँ का गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसियों का। तो डुप्ले ने सोचा कि जो युद्ध वहां हो रहा है वो युद्ध का प्रभाव भारत में ना पड़े, भारत में जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार आराम से हो और इसमें कोई युद्ध ना हो। तो डुप्ले जाते हैं किसके पास, अंग्रेजों के पास, कि जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध में क्या होना चाहिए, जो युद्ध हो रहा है वहां हो बट यहाँ पे ना हो, हम लोग आराम से यहाँ व्यापार करें और शांति से व्यापार करें। तो यहाँ पे एक स्टोरी इस टाइप से वो होता है। बट क्या होता है, अंग्रेज उनकी बात नहीं मानते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, डुप्ले का जहाज पकड़ लिया। जहाज पकड़ने के बाद डुप्ले भी अब सोचा कि अगर यार इन्होंने मेरा अब जहाज पकड़ लिया मतलब युद्ध की घोषणा कर दी, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि लड़ाई होता है। ठीक, जहाज पकड़ लिया, लड़ाई हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, डुप्ले ने मद्रास, जो मद्रास था, मद्रास पे जाकर आक्रमण करता है और मद्रास छीन लेता है। अब मद्रास तो छीन लेता है, तो मद्रास छीन लेता है, तो उधर से पता चलता डुप्ले को कि अंग्रेज आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। ठीक, तो आक्रमण करने के लिए उसको पता रहता है कि आक्रमण करने आएंगे, तो क्या करता है डुप्ले क्या करता है, मॉरिशियस के गवर्नर लाबुडेन को बुलाता है मॉरिशस से बुलाता है अपनी हेल्प करने के लिए। तो मॉरिशस से वो लोग आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं डुप्ले को। तो ये बात अंग्रेजों को पता चलती है। बट ये जो लाबुडेन था ये थोड़ा सा लालची इंसान कह सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं दोस्तों, करप्ट आप समझ सकते हैं। ये क्या किया, इन्होंने लाबुडेन ने क्या किया कि अंग्रेजों से संधि कर ली, एक तरह से प्राइवेट संधि कर ली। उस संधि में क्या किया कि कुछ पैसे लगभग 30 से 40 लाख रुपए वो अंग्रेजों से लेते हैं और अंग्रेजों से लेके उसके बदले वो क्या करते हैं, मद्रास को छोड़कर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डुप्ले अकेला पड़ जाता है। इसे पता चलता है कि लाबुडेन तो वापस चला गया और यहाँ पे मैं अकेला पड़ दिया। जब लाबुडेन वापस चला जाता है उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास। अंग्रेज जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास, क्यों, वे बोलने ये जाते हैं कि आप क्या कीजिए, मद्रास जो फ्रांसीसी जो डुप्ले कब्जे में लिया हुआ है उसको वापस करवा दीजिए मुझे। अब वापस करवा देने के अब अंग्रेज जो नवाब थे वो तो अंग्रेज के सुनते ही थे, तो नवाब जाते हैं डुप्ले के पास। क्या, डुप्ले के पास जाके वो क्या बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, जो मद्रास पे आपने कब्जा किया है उसे अंग्रेजों को वापस कर दीजिए या मुझे वापस कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, अब इस बात पे क्या होता है, फ्रांसिस जो डुप्ले थे, डुप्ले और कर्नाटक के नवाब, उन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है और इसी युद्ध को कहा गया है सेंट थॉमे का युद्ध। और ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध में पता चला था कि जो सेना का जो अभी आप देखते होंगे आर्मी में कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है आर्मी, जो भी करना रहता है एक टाइम टेबल भी सब बना हुआ है और एक समय के हिसाब से बना हुआ है, सब चीज अच्छे से करना है। तो इसी युद्ध में क्या हुआ कि जब नवाब थे जो बंगाल के, उनके 10,000 सैनिक थे। कितने थे, 10,000 सैनिक थे और उधर से कितने थे, मात्र 1500 या 2000 कह सकते हैं, उस टाइप का सैनिक थे। तो 2000 मान लीजिए 2000 सैनिक थे, बट फिर भी क्या होते हैं, फ्रांसीसी जो डुप्ले है वे जीत जाते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है जो सेना है वो सेना, तो इससे ये साबित हो जाता है, ये देख सकते हैं संख्या में कितने कम थे। तो इससे ये साबित होता है कि एक जो उस समय की घोड़सवार सेना थी, मध्यकालीन की घोड़सवार सेना थी, उससे जो तोपखाने की जो सेना थी फ्रांसीसियों की वो ज्यादा मजबूत है। और एक सुसंगठित सेना जो होती है वो संख्या में अधिक होने से कुछ नहीं होता, एक सुसंगठित सेना होने से आप कितनी भी बड़ी संख्या को हरा सकते हैं। तो ये रहा यहाँ युद्ध। अब इसके बाद क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया का युद्ध यूरोप में हो रहा था उसमें होता है एक संधि, उस संधि का नाम है ए ला सापला के संधि, या सापेल रहता है या सापला कहीं कहीं रहता है, नाम में मत टेंशन लीजिएगा, सापेल की संधि होती है। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, संधि भी याद कर लेते हैं, जिस तरह डेट याद किए थे उस तरह संधि भी। पहले में क्या होती है, एला सापेल की संधि, दूसरा पौंडीचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। तो अब इससे एक ट्रिक है याद करने का, वो ट्रिक क्या है, ए पा पे, ए से हो गया एला सापला की संधि, दूसरे में
पा से हो गया पौंडीचेरी की संधि, और तीसरी हो गई पेरिस की संधि, जो पे ए पा पे, ए से हो गया एला सापला की संधि, पा से हो गया पौंडीचेरी की संधि, और पे से हो गया पेरिस की संधि। ये रहा तीनों संधियों का नाम, याद हो जाएगा आराम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। उसके बाद ये सब में एक और इंपॉर्टेंट नीचे मैं बताऊंगा। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोग आते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध में का कारण क्या है? कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें क्या होता है, कर्नाटक और हैदराबाद दो राज्य हैं, सबको पता होगा कर्नाटक और हैदराबाद। यहाँ हैदराबाद और यहाँ कर्नाटक, ये दो क्षेत्र है, कर्नाटक और हैदराबाद। इसमें क्या होता है, दोनों के शासक यहाँ पे मर जाते। जो हैदराबाद के वहां के चिंक्लीज खां थे, उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, और कर्नाटक के दोस्तरी, उनकी भी वहां मृत्यु हो जाती है। तो दोनों क्षेत्र पे वहां पे कोई शासक नहीं बचता है। तो शासक नहीं बचता तो कोई उसके उत्तराधिकार के लिए तो आएगा ही। तो उत्तराधिकार में जो हैदराबाद में आते हैं वो कौन होते हैं? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। दोनों जंग है भाई, याद रखना, हैदराबाद दोनों जंग। कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों आते हैं। और कर्नाटक में कौन आते हैं? दो, अनवरुद्दीन और चांद साहब, ये दोनों युद्ध करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सपोर्ट होता है किसका? अंग्रेज का और फ्रांसीसियों का, दोनों एक सपोर्ट करते हैं। तो मुजफ्फर जंग और चांद साहब ये दोनों को सपोर्ट करते हैं कौन? डुप्ले, डुप्ले फ्रांसिस, ये तीनों मिलके एक संयुक्त सेना बनाते हैं। संयुक्त सेना कहने का मतलब, जब भी संयुक्त सेना का जिक्र हो उसका मतलब होता है कौन कौन? तो इधर से मुजफ्फर जंग की सेना, इधर से चांद साहब की सेना, और डुप्ले की जो फ्रांसिस सेना है वो तीनों संगठित रूप से। तो ये क्या करते हैं, ये और ये मतलब जो संयुक्त सेना होती है वो जाके युद्ध करते हैं किस पे? ये अनवरुद्दीन पे। इन दिनों में होती है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इनों में साठगांठ होती है कि मैं आपको राजा बनने में हेल्प करूंगा, आप मुझे राजा बनने में हेल्प करो। इस तरह से साठगांठ होती है, और इसी साठगांठ का नतीजा होता है कि ये तीनों संयुक्त सेना जाके अनवरुद्दीन पर आक्रमण करती है। और ये जो आक्रमण करती है, इसी आक्रमण का नाम है अंबुड़ का युद्ध। ये जो अंबुड़ का युद्ध होता है इसी का नाम है। और इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और उनके बेटे को वहां से भगा दिया जाता है। तो इस युद्ध का ये नतीजा हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये इतना तो स्टोरी इतना बन गया। अब इसके बाद अंग्रेज आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप स्टोरी है, बट मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमें वो सॉल्व करने हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, ये अंबुड़ का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो संयुक्त सेना और किसके बीच में? अनवरुद्दीन की सेना के बीच में। और इसमें संधि कौन सी हुई थी दूसरे में? तो दूसरे में हुई थी पौंडीचेरी की संधि। ये रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध का स्टोरी। तो ये रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध का स्टोरी। और एक और क्वेश्चन आता है कि अंबुड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1749 को अंबुड़ का युद्ध हुआ था। अब इसके बाद आते हैं तृतीय और अंतिम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। तृतीय अंतिम कर्नाटक युद्ध में कुछ ज्यादा नहीं था, इसमें क्वेश्चन आते हैं तो ये सिर्फ आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ। तो इस युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। जो युद्ध हो रहा था यूरोप में, उसी का सप्तवर्षीय युद्ध का कारण यहाँ पे पड़ा और इसमें भी युद्ध हुआ था। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब से कब हुआ? तो 56 से 63, ऊपर याद किए थे। 46 से 48, 49 से 54, 54 पर 55 एक छोड़ देना है, फिर 56 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 साल। तो इस दोनों के बीच में 7 साल। अब ये क्या हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यहाँ पे युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। और इसी युद्ध में जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था। उस युद्ध का नाम था वांडीवॉश का युद्ध। वांडीवॉश का वो युद्ध था। इसी युद्ध में फ्रांसीसी की हार हो जाती है अंग्रेजों से, और फ्रांसीसी अपना बोरिया बिस्तर तांग के फिर यूरोप चले जाते हैं। ये रहा वांडीवॉश का युद्ध 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। और इसमें कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे दोनों तरफ से, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? आयरकुट, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? काउंट दी लाली। और इसी में क्या होता है, अब अंत में सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होता है 63 में। और कौन सी संधि से खत्म होता है? पेरिस की संधि। और यही पेरिस की संधि, वहां पे युद्ध समाप्त होता है और भारत में भी युद्ध समाप्त होता है। और जो फ्रांसिस है वो कुछ क्षेत्र पे जाके सीमित हो जाते हैं और सिर्फ व्यापार करते हैं, और उन्हें दुर्ग बनाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाता है। अब ये रहा पूरा फ्रांसीसियों के बारे में आज का वीडियो, किस तरह फ्रांसीसी यहाँ पे अपना व्यापार सूरत से स्टार्ट किए 1768 में, और अंत यहाँ पे जाके वांडीवॉश के युद्ध से इनका अंत हो जाता है। ये रहा पूरा स्टोरी। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।